इमेजिन करो आप एक सीईओ हो एक बड़े जापानीज बैंक के हंड्रेड्स ऑफ मिलियन डॉलर जिनके मैनेजमेंट में है। आपका बैंक काफ़ी अच्छा कर रहा है जापानीज फाइनेंशियल स्पेस में दशकों से, मगर फ्यूचर इतना ब्राइट नहीं लग रहा। ये बैंक स्टैग्नेट कर रहा है बहुत सालों से और बस कुछ ही समय में प्रॉफिट्स कम होने लग जाएंगे। तो आप क्या करोगे इस स्थिति में? वेल, ऑब्वियस वे है कि आप जनरेट करो बेटर रिटर्न्स को ज़्यादा रिस्क लेके और फ्यूचर पे बैठ करके। तो आप जाके हर हाइप टेक कंपनी में इन्वेस्ट करते हो, डोरडैश, उबर, लेमनेड, सोफाई, सुपरशेल, टिकटॉक, टेस्ला, नेटफ्लिक्स, मतलब हर चीज़ पे। कुछ सालों तक आप मोमेंटम में होते हो ग्रोथ स्टॉक्स के और बैंक जो है पहले की तरह फॉर्मर ग्लोरी पे आ जाता है, मगर आपकी एक रिस्की इन्वेस्टमेंट वी वर्क जो है वो डूब जाती है और आप 8.9 बिलियन डॉलर्स खो देते हो। चीज़ों को और ख़राब करने के लिए पेंडेमिक आ जाता है। ऐसा लगता है कि आपकी सारी इन्वेस्टमेंट जो है वो भी ख़त्म होने वाली है। एक नॉर्मल इन्वेस्टर जो है वो अपने पोर्टफोलियो को नहीं देगा शायद इस समय जब तक चीज़ें सही नहीं हो जाती, मगर आप एक नॉर्मल इन्वेस्टर नहीं हो, एक बड़े बैंक हो, तो आप ट्राई करोगे अपनी सिचुएशन को देखना और अपने हर स्टॉक में पेट्रोल डालने के लिए। और एक साल में आप सबसे बड़ा लॉस 14 साल में पोस्ट करने के साथ ही सबसे बड़ा प्रॉफिट जापानीज हिस्ट्री में पोस्ट करते हो। इनफैक्ट आप इतना सारा प्रॉफिट बनाते हो कि आप छठा सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल कंपनी बन जाते हो दुनिया की 56.46 बिलियन डॉलर्स के साथ, और सेकंड हाईएस्ट बैंक बन जाते हो लिस्ट में गोल्डमैन सैच, और वो उन्होंने 1/3 लिया था अपने प्रॉफिट के जितना। तो किस तरह से सॉफ्ट बैंक ने खुद को पेंडेमिक से बचाया और आज इतना बड़ा हो गया। अगर थोड़ा पीछे जाएं तो सॉफ्ट बैंक की कहानी हमें एक इंसान जिसका नाम था मासायोशी सन पे लेके जाती है, जो कि जिनका जन्म 11 अगस्त 1967 को क्यूशू जापान में हुआ था। मासायोशी का काफ़ी गरीब बचपन गया था और उनके दादा माइनर थे और उनके पिता मछली और पिग्स बेचते थे। कुछ रिपोर्ट ये सजेस्ट करती है कि मासायोशी जो है कभी कभार पिग्स के साथ सोते थे जब वो छोटे थे। तो क्लियरली मासायोशी जो थे वो किसी भी तरह से आसान बचपन नहीं गया, इसी की वजह से मोटिवेट हुए काम करने के लिए। और जब 16 साल के थे एग्जाम्पल के लिए, तो मायाशी ने एक नाम इंसान जिसका नाम था डेन फुजीता उसको ढूंढा, जो कि मैकडॉनल्ड्स जापान का प्रेसिडेंट था। डेन ने बहुत अच्छी बुक लिखी थी, इसका वजह से मायाशी जो थे काफ़ी इंस्पायर्ड हुए थे और वो उनसे मिलना चाहते थे। मासायोशी ने अपने असिस्टेंट्स को कॉल किया उनके, जिसकी वजह से उनसे मीटिंग हो पाए, मगर उनके असिस्टेंट चाहे 60 बार भी महीने में कॉल कर लो ऐसा कहते थे कि वो उन्हें बता देंगे, मगर कभी बात नहीं हो पाई उनकी उससे। सो एक दिन मासायोशी ने डिसाइड किया कि वो मैकडॉनल्ड्स का हेडक्वार्टर जाएंगे टोक्यो में और एक असिस्टेंट को वहीं पे पूछेंगे। और श्योर इनफ डेन ने एग्री कर लिया मासायोशी से मिलने के लिए और 15 मिनट उन्होंने बात करी। डेन ने मासायोशी को कहा कि अगर वो 16 साल के हैं तो अमेरिका जा सकते हैं अपने एजुकेशन के लिए और कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ कर सकते हैं। इस चीज़ को सुनने के बाद आइडल से अपने मासायोशी जो थे इस मूव को करने लगे। उन्होंने अपने रिलेटिव्स को कॉन्टैक्ट किया जो कि साउथ सैन फ्रांसिस्को में रहते थे और वहीं पर मूव हो गए। इन सैन फ्रांसिस्को मासायोशी ने सेरामोंटे हाई स्कूल अटेंड किया, मगर मासायोशी ने कोई भी इंटेंशन नहीं थी वहाँ रहने की। मासायोशी को ऐसा लगा कि उन्हें सब आता है जो भी बुक्स में है और उन्हें क्लास में जाने की ज़रूरत नहीं है, इसीलिए उन्होंने पिटिशन लिया अपने फाइनल एग्जाम देने के लिए और हाई स्कूल डिप्लोमा ले लिया। कुछ हफ्तों बाद ही मासायोशी ने काफ़ी सारे एग्जाम सही से कर लिए और हाई स्कूल ग्रेजुएट कर लिया। मासायोशी जो थे यूसी बर्कली को अटेंड किया, जहाँ पे उन्होंने मेजर की इकोनॉमिक्स में। अकेडमिक्स जो थी अपने प्राइमरी फोकस को ना छोड़ते हो कॉलेज में। जो डेन के एडवाइस से मासायोशी ने ऐसी चीज़ बनाई कंप्यूटर स्पेस में, उन्होंने कमिट किया कि बहुत हर एक आइडिया बनाएंगे हर दिन, जिसकी वजह से बहुत सारे आइडिया और वो बेस्ट पिक कर सके। कुछ महीनों के बाद 250 आइडियाज़ के बाद मासायोशी ने एक ट्रांसलेशन डिवाइस बनाया जो कि जापानीज़, इंग्लिश और जर्मन को ट्रांसलेट कर सके। उन्होंने इस टेक्नोलॉजी को शार्प को बेचा $4.5 लाख में 1978 में, मगर सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ कैश बनाने के साथ ही मासायोशी ने कॉलेज को ड्रॉप आउट नहीं किया। उन्होंने अपनी इकोनॉमिक्स डिग्री 1980 में और जापान वापस आ गए, और क्योंकि अब उनके पास पैसा था वो जॉब लेने के बजाय मासायोशी ने सॉफ्ट बैंक की शुरुआत करी सितंबर 1981 में। सॉफ्ट बैंक के नाम के साथ कंपनी का कोई भी लेना देना नहीं था बैंकिंग या फाइनेंशियल इंडस्ट्री से। कंपनी जो थी एक ओरिजिनली सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी थी, जो इसलिए वजह से मायायोशी को ऐसा लगा कि वो बैंक है सॉफ्टवेयर का। नाम के जैसे सॉफ्ट बैंक जो था वो पहला पीसी सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूटर था जापान में, इसकी वजह से उन्हें एडवांटेज मिल गई। मगर छोटा नेचर था सॉफ्टवेयर बिजनेस के होने की वजह से उस समय सॉफ्ट बैंक को बाकी सोर्स भी चाहिए थे रेवेन्यू के लिए। तो मासायोशी ने अपनी कंपनी को एक्सपेंड किया मैगजीन स्पेस पे 1982 में और 2 मंथली मैगजीन
मैगजीन जिनमें से एक थी OPC और OMZ लेके आए, और ये मैगजीन्स जो थी उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग और इंजीनियरिंग साइड पीसीज की कवर करी, ना कि कंज्यूमर साइड की जो कि कॉमन थी उस समय। ये यूनिक कवरेज इन सारी मैगजीन्स को एक्सट्रीमली पॉपुलर बना गया, और ये ज़्यादा समय नहीं लगा सॉफ्टबैंक को सबसे बड़ा पीसी मैगजीन पब्लिशर बनने का जापान में। इसी बीच सॉफ्टबैंक ने एक्सीडेंटली ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र भी बन गया, और क्योंकि सॉफ्टबैंक पब्लिश कर रहा था मैगजीन्स को जिन्होंने लेटेस्ट डेवलपमेंट इंजीनियरिंग और मैन्युफैक्चरिंग साइड पीसीज की कंप्लीट करी थी, इन्वेस्टर्स ने अपनी इन्वेस्टमेंट इन्हीं मैगजीन्स को देख के करी। मासायोशी ने डिसाइड किया कि वो इस पे आएंगे और अमेरिकन इन्वेस्टर्स को भी टारगेट करेंगे। 1994 की मार्च में सॉफ्टबैंक ने एक्सपेंड किया यूएस में, जहाँ पे उन्होंने स्पेशलाइज करी आइडेंटिफाइंग इंटरनेट रिलेटेड इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ में। कुछ महीनों बाद सॉफ्टबैंक जो है आधी पब्लिक चली गई ओटीसी मार्केट्स में और 20 बिलियन येन या फिर $175 मिलियन की फंडिंग उठाई। सॉफ्टबैंक इस कैश को अपनी खुद की इन्वेस्टमेंट करने में यूज़ कर सकता था, इसके बजाय कि रेकमेंड करने की इन्वेस्टमेंट में, और इसी के साथ सॉफ्टबैंक जो था वो पहला कदम ले चुकी थी एक्चुअल बैंक बनने में। और उसी समय के आसपास ग्रोथ जो है पीसी कंपनीज से इंटरनेट कंपनीज में शिफ्ट हुई। मासायोशी को ये सारी चीज़ें पता थी, ट्रेंड पता थे, इसी वजह से उन्होंने कैपिटलाइज किया उसमें। 1995 के लेट में उन्होंने इन्वेस्टमेंट करी याहू में, और अगले साल उन्होंने याहू के साथ काम करके याहू को जापान में लॉन्च किया। 2 साल बाद सॉफ्टबैंक पूरी पब्लिक चली गई टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज में। आईपीओ के बाद सॉफ्टबैंक ने एक प्योर होल्डिंग कंपनी बनी, और वो बहुत सारी इन्वेस्टमेंट करने वाले थे इंटरनेट कंपनीज में, मगर जो सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट थी उनकी वो 2000 में हुई थी, जब उन्होंने $20 मिलियन अलीबाबा में इन्वेस्ट किए। हालांकि उन्होंने .com बबल के पीक में उसे खरीदा था, मगर उसके बाद भी जो $20 मिलियन की इन्वेस्टमेंट है तो वो आज कितने की हो गई होगी, $110 बिलियन की। और ये जो है वो 50% क्रैश के बाद भी अलीबाबा जो पिछले साल एक्सपीरियंस किया था उतना हिसाब है। अलीबाबा इतना बड़ा हो चुका है कि वो 47% जो सॉफ्टबैंक की एंटायर एसेट्स को होल्ड करता है, और इसमें कोई डाउट नहीं है कि सॉफ्टबैंक के लिए मैसिव विन है। मगर जब .com बबल जो है क्लोज आ रही थी, मासायोशी को अडेप्ट करना था कंजर्वेटिव इन्वेस्टिंग साइकिल को, जिसकी वजह से वो टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री में आ गए। 2004 की शुरुआत में सॉफ्टबैंक टेलीकम्युनिकेशंस बाइंग स्प्री में चला गया। जुलाई 2004 में उन्होंने जापान टेलीकॉम कंपनी को एक्वायर किया, जिसकी वजह से फिक्स लाइन टेलीकम्युनिकेशन बिजनेस में आ गए। 2 साल बाद उन्होंने वोडाफोन को खरीदा, जिसकी वजह से मोबाइल कम्युनिकेशन बिजनेस में आ गए। और 2008 में उन्होंने एप्पल के साथ काम किया, एक्सक्लूसिव प्रोवाइडर बन के iPhone 3G का जापान में लाकर। ये सारी एंडरवेयर्स ने सॉफ्टबैंक को अलाउ किया 2000 की शुरुआत में ग्रो करने के लिए, मगर रेट ऑफ ग्रोथ वैसे ही नहीं थी जितनी कि 1980 से 90 के बीच हुई थी। इन चीज़ों के बाद भी मासायोशी ने कंटिन्यू किया बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव स्टाइल में 2010 के अराउंड, और जुलाई 2013 में सॉफ्टबैंक ने 70% एक्वायर किया स्प्रिंट को, और ये परचेज उन्होंने लास्ट ईयर तक रखी जब उन्होंने उसे टी मोबाइल को बेच दिया। और फ्लिप साइड में सॉफ्टबैंक का रेवेन्यू और प्रॉफिट जो था स्लो ग्रोथ से नो ग्रोथ पे आ गया था। कुछ साल अच्छे थे, कुछ साल खराब थे, मगर ज़्यादातर पार्ट में सॉफ्टबैंक ने $4 से $8 बिलियन हर साल 5 साल के लिए प्रॉफिट किया 2012 से 17 के बीच। मासायोशी को पता था कि कुछ चीज़ तो करनी पड़ेगी यहाँ पे, तो इसलिए उन्होंने विजन फंड की शुरुआत करी 2017 में। मासायोशी ने पीछे मुड़ के देखा और ये देखा कि सॉफ्टबैंक को सक्सेसफुल किसने बनाया था। आंसर क्लियर था, आउटसाइड बेट्स इन इमर्जिंग इंडस्ट्रीज। जो बल्क ऑफ सॉफ्टबैंक की एक्सपोनेंशियल ग्रोथ थी वो पीसी, सॉफ्टवेयर और इंटरनेट से आई थी। इस वजह से मासायोशी ने डिसाइड किया कि वो कंपनी की जड़ों में जाएगी विजन फंड के थ्रू। उन्होंने $100 बिलियन लगाए विजन फंड में और फोकस किया इन्वेस्ट करने में अपकमिंग टेक कंपनी जैसे इनविडिया, फ्लिपकार्ट, आर्म, GM, स्लैक, OneWeb में, और जो भी कंपनी मैंने पहले शुरुआत में बताई थी, और बहुत सारी औरों में। और अगले कुछ सालों में सॉफ्टबैंक के प्रॉफिट 10 बिलियन से $20 बिलियन हर साल चले गए। उसके बाद जैसा हमने डिस्कस किया शुरुआत में, वीवर्क का काम हो गया। सॉफ्टबैंक जो है वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स के लॉसेस में आ गया पहले क्वार्टर में 2020 के, और हमें पता है कि जो मार्च 2020 में क्या हुआ था, लॉसेस जो है वो एक के ऊपर एक बढ़ते गए, और ज़्यादा टाइम नहीं लगा सॉफ्टबैंक को वर्स्ट पोजीशन पाने में जितना कि वो कभी भी नहीं हुए थे। मगर सॉफ्टबैंक के लिए लकी बात ये थी कि उन्होंने अपनी कलाइयों को पीछे कर लिया था और ऑप्शन ट्रेडिंग की शुरुआत करी थी। 2020 की गर्मियों में सॉफ्टबैंक ने आगे आकर $4 बिलियन वर्थ ऑफ ऑप्शंस खरीदे अमेजॉन, नेटफ्लिक्स, टेस्ला, माइक्रोसॉफ्ट, अल्फाबेट और बाकी 19 बड़ी टेक कंपनीज में। दुनिया की $4 बिलियन अकेले तो कुछ बड़े नहीं थे इन स्टॉक्स को मल्टीपल % में बढ़ाने के लिए, मगर क्योंकि ऑप्शंस था उनकी $4 बिलियन की परचेज एक्चुअली ट्रांसलेट हुई थी $50 बिलियन के स्टॉक में। मुझे नहीं लगता मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है कितना पावरफुल है ये। सॉफ्टबैंक जो था उसकी रीज़न था हर टेक रैली की समर ऑफ 2020 में, जब एंटायर नैस्डैक की रैली सिर्फ 30% हुई थी
थी 3 महीनों में। इसको पर्सपेक्टिव में लाया जाए तो जो मार्केट जनरली 8% पर ईयर में ग्रो करता है, सॉफ्ट बैंक ने अपने ऑप्शन पोजीशन को एक्साइट कर दिया एंड ऑफ 2020 में, मगर लॉक इन $10 बिलियन ऑफ करने में प्रॉफिट के जब रिवील हुआ कि सॉफ्ट बैंक जो था सारी चीज़ों के पीछे, बड़ी परचेज इनके पीछे इन्वेस्टर्स और SEC थे, वो काफ़ी ज़्यादा खुश नहीं थे। SEC ने एक इन्वेस्टिगेशन लॉन्च करी सॉफ्ट बैंक पे, मगर उनका कोई भी डिसीजन नहीं आया अभी तक। सच्चाई तो ये है कि SEC कुछ नहीं कर सकता सॉफ्ट बैंक को, क्योंकि उन्होंने कोई भी लॉस ब्रेक नहीं करा है। यहाँ पे एक चीज़ है कि इलीगल नहीं है कि $4 बिलियन के ऑप्शंस खरीदना। हालांकि SEC जो है, अगर इनसाइडर ट्रेडिंग एविडेंस या एविडेंस ऑफ पंप एंड डंप को लेके आ सके तो फाइन कर सकता है सॉफ्ट बैंक को, मगर सॉफ्ट बैंक ने एक क्रैप लोड ऑफ ऑप्शन लिए हैं तो इलीगल नहीं है SEC, और कुछ भी नहीं कर सकता इसके बारे में। अगर SEC कुछ भी सॉफ्ट बैंक को फाइन कर देता है $100 मिलियन या कुछ बिलियन डॉलर्स में भी, तो कुछ भी नहीं होगा कंपैरिजन में जो $50 बिलियन उन्होंने कमाए थे। तो कोई भी डाउट नहीं है कि सॉफ्ट बैंक जो है टॉप आया है फाइनेंशियली। अब मॉरली आया है नहीं है, ये तो अलग स्टोरी है। क्या आपको लगता है सॉफ्ट बैंक को पनिशमेंट मिलनी चाहिए? कमेंट करके ज़रूर बताना। इस वीडियो को लाइक भी कीजिएगा अगर आपको लगता है कि बड़े पैसे के पास काफ़ी ज़्यादा ताकत है, और हमारे डिस्कॉर्ड कम्युनिटी को ज्वाइन कीजिएगा फ्यूचर वीडियो आइडियाज़ देने के लिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा बाकी सवालों के लॉजिकली आंसर के लिए। मैं था चिरंजीव, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।